नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हमने अध्याय नंबर 1 में जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाला चैप्टर है उसमें हमने रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण के लिखने का जो तरीका होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड जो था उसकी बात कर ली थी। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करते हैं तो आपके कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं दे रखी हैं जिनको हम उदाहरण सहित विस्तार से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहला प्रकार जो है वो आपके दे रखा है संयोजन अभिक्रिया। कौन सा? संयोजन अभिक्रिया। कौन सा दे रखा है? संयोजन अभिक्रिया की बात जो है वो करेंगे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसका उदाहरण जो है उसकी भी बात करेंगे। देखिए, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक मैंने क्या बताए थे, जो हम किस ओर लिखते हैं, लेफ्ट साइड लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं। किस साइड लिखते हैं? लेफ्ट साइड लिखते हैं, उन्हें अभिकारक कहा जाता है। अर्थात क्रिया करने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें अभिकारक या क्रियाकारक कहा जाता है। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद बनाते हैं। तो उसे क्या बोला जाता है? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे A+B दो अभिकारक हैं और ये मिलकर C क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं, या बोल सकते हैं प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, तो ये संयोजन अभिक्रिया होती है। जैसे उदाहरण की बात करें, कोयले का दहन। कार्बन जो है, कार्बन क्या होती है? ठोस होती है, इसलिए एस लिखा है। ये ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में किस में बदल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। तो कोई दो अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं? एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये भी संयोजन अभिक्रिया का सटीक उदाहरण है। इसके बाद में अगर बात करें दूसरे उदाहरण की, तो वो जल का निर्माण। तो हाइड्रोजन अणु के हाइड्रोजन गैस के दो अणु जो है वो ऑक्सीजन अणु के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? दो अणु जल के जो है वो बनाते हैं। इसी प्रकार अगर बात करें तीसरे उदाहरण की, तो तीसरे उदाहरण की अगर बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो जल के साथ मिलकर, कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ मिलकर? जल के साथ मिलकर क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसे बुझा हुआ चूना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बुझा हुआ चूना जो है वो कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बुझा हुआ चूना कहा जाता है। तो ये आपके संयोजन अभिक्रिया थी। इसके बाद में बात करते हैं अगली अभिक्रिया की। तो प्यारे बच्चों, जैसा आपको नाम दिख रहा है, कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है या ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है। साथ में कौन निकलती है? ऊष्मा निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी कहेंगे। उदाहरण के लिए बात करें तो प्राकृतिक गैस का दहन। तो मीथेन जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करती है और साथ में क्या निकलती है? ऊष्मा जो है वो निकलती है। इसी प्रकार श्वसन की क्रिया जो होती है, रेस्पिरेशन, जो हम श्वसन लेते हैं, उस क्रिया में जो हमारा भोजन होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जिसे हम शरीर से बाहर कर देते हैं। साथ में जल बनता है और साथ में ऊष्मा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊष्मा प्राप्त होती है। तो ये आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। इसके बाद में 3 नंबर बात करते हैं, या अगली अभिक्रिया की बात करते हैं, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी? वियोजन अभिक्रिया। देखिए, ये संयोजन की उल्टी है। इसमें एकल अभिकारक होगा। अभिकारक क्या होगा? अकेला होगा और वो टूट कर दो या दो से अधिक उत्पादों में उत्पाद बना लेते हैं। भाई एक ए मान लीजिए एक अभिकारक है, ये टूट कर दो या दो से अधिक जो उत्पाद है उनमें बदल जाएगा। जैसे ये कई प्रकार का हो सकता है। जैसे अगर बात करें तो उष्मीय वियोजन की बात करते हैं। किसकी? उष्मीय वियोजन। तो उष्मा द्वारा होने वाला वियोजन उष्मीय वियोजन जो है वो कहलाता है। उदाहरण की बात करें तो जो फेरस सल्फेट है,
वो उष्मा की उपस्थिति में किस में बदल जाता है, फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। इसी प्रकार अगर बात करें इसका फेरस सल्फेट जो हरे रंग का होता है और ये कैसे रंग का हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। इसी प्रकार बात करते हैं चूना पत्थर जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोला जाता है, चूना पत्थर बोला जाता है। आप नोट्स के अंदर लिख लेना कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम। बिना बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, अभी अभी ऊपर भी बात की थी। बुझा हुआ चूना और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो क्या होता है, बुझा हुआ चूना, और कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना। इसके बाद में बात करते हैं विद्युत वियोजन। तो विद्युत के द्वारा होने वाला, विद्युत प्रवाह द्वारा होने वाला वियोजन क्या कहलाता है, विद्युत वियोजन जो है वो कहलाता है। इसमें अगर बात करें तो जल के दो अणु हैं, उनमें अगर विद्युत धारा प्रभावित करेंगे तो जो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस है वो क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। जैसे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये पात्र दिख रहा है, इसमें एक पात्र में जल ले लिया, जल लेकर उसमें क्या किया जाता है, जो आपके ये देखिए नीचे देखिए स्विच कैथोड एनोड लगा रखी हैं, इसमें जो है धारा प्रवाहित की जाती है। धारा प्रवाहित करने पर क्या क्या बनती है, एक नली लगाते हैं उससे तो हाइड्रोजन प्राप्त हो रही है, एक नली लगाते हैं उससे कौन प्राप्त हो रही है, ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है, और ये प्रकनलियों के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार से क्या है, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। इसको बनाना चाहो तो आप लोग बना सकते हो, ये उदाहरण आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में अगली अभिक्रिया की बात करते हैं, प्रकाशीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, इसके भी आपके उदाहरण दे रखे हैं, इनको आप लोग आसानी से कर सकते हो। ओके, जैसे जो सिल्वर क्लोराइड है वो सिल्वर और क्लोरीन गैस के अंदर बदल जाती है। इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड है जो सिल्वर और ब्रोमीन के अंदर बदल जाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया का उपयोग जो है वो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। किसका, AGBR वाली का, इसका AGBR वाली का किस में होता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर होता है। इसके बाद में बात करें उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो छेप्पी के अंदर तो उष्मा निकल रही थी, इसमें जो है अभिकारक को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात अभिक्रिया होने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से विकारकों को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, तो इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व है कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिकों में क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। इसका आप लोग फेरस जो है वो कॉपर सल्फेट को फेरस सल्फेट और कॉपर में तोड़ देता है। ओके, इसके बाद में अगली अभिक्रिया की अगर बात करें तो आपके एक और उदाहरण दे रखा है इसका, ZnCuSO4 ZnSO4 प्लस Cu, ये भी लिख सकते हो। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं तो इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे सोडियम सल्फेट दे रखा है, तो ये सोडियम सल्फेट जो है बेरियम सल्फेट, इस AQ की अगर बात करें, ये मतलब जलीय माध्यम में होता है। किस में होता है, जलीय माध्यम में होता है। इस प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं तो आगे बेरियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट मिलकर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर लेते हैं। भाई सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड में बदल जाते हैं। अपचयन व उपचयन व अपचयन। अपचयन की बात करें तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की अगर कमी होती है तो उसे तो बोलते हैं उपचयन। उसे क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। इसमें ऑक्सीजन तो जुड़ता हो और हाइड्रोजन जो है वो निकलता हो तो उसे क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। जैसे C कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ के CO2 बनाता है, तो ये एक उपचयन अभिक्रिया है। इसमें देखिए आप लोग जो है क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जो है वो जुड़ रहा है, तो इसे क्या बोला जाता है, उपचयन अभिक्रिया बोला जाता है। इस अब बात करते हैं अपचयन की, तो इसमें ऑक्सीजन की तो हानि होगी और हाइड्रोजन गैस जो है उसकी वृद्धि होगी। हाइड्रोजन गैस की क्या होगी, वृद्धि। तो ये देखिए इसमें हाइड्रोजन गैस जुड़ रहा है और जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाती है। अगर बात करें अपचयन और उपचयन दोनों साथ में होती हैं अभिक्रिया। भाई कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, और देखिए एक उदाहरण ये दे रखा है, इसमें अपचयन भी हो रहा है, ठीक है ना, और उपचयन भी हो रहा है, दोनों क्रियाएं हो रही हैं। तो जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। उसे क्या बोला जाता है,
रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। और रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण आप लोग ये लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आपकी ये अभिक्रियाएं जो हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। ये आपके कुछ अभिक्रियाएं थी, संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन, विस्थापन, अपचयन, उपचयन, रेडॉक्स और कुछ उनके प्रकार जिनकी हमने बात की। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके बाद में आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है उसकी बात कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक की अगर बात करते हैं तो दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। दैनिक जीवन में किसका प्रभाव? उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। तो मुख्य रूप से 2-3 दे रखे हैं और वो कौन कौन से हैं, यहाँ से प्रश्न आने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हैं। पहला उपाय प्रभाव जो है वो क्षारण। देखिए, जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जैसे लोहा है, और उनके संपर्क में आके उस पर जंग लग जाता है, उसे क्या बोला जाता है? क्षारण बोला जाता है। जिससे धातु की ऊपरी परत जो है वो कमज़ोर हो जाती है। धातु की ऊपरी परत क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। तो उसे क्या बोला, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है कि वो धातु क्या हो गई है? संक्षारित हो गई है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, जैसे उदाहरण की बात करें, अभी बताया आपको, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये क्षारण के उदाहरण हैं। तो आप लोगों को ये अच्छी तरह से याद रखने हैं। इसके अलावा यस्द लेपन, भाई कलर करना, विद्युत लेपन, पेंट करके क्षारण से धातुओं को जो है वो बचाया जा सकता है। क्षारण का ये उपाय है, इनके द्वारा बचा जा सकता है। जैसे लोहे की गाटर वगैरह होती हैं, उन पर हम लोग पेंट करते हैं जिससे जंग नहीं लगती। दूसरा शब्द दिया हुआ है विकृत गंधिता। देखिए, वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? उपचयित हो जाती हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? विकृत गंधिता बोला जाता है। बात करें इनको रोकने के उपाय, तो प्रतिओक्सीकारक का उपयोग जो है वो करना चाहिए। ठीक है, जो बर्तन है उन्हें वायुरोधी बनाना चाहिए, या वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखनी चाहिए। इसके अलावा बात करें तो वायु के स्थान पर जो है वो नाइट्रोजन गैस द्वारा, के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा या नाइट्रोजन गैस होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो शीतलन द्वारा, अर्थात फ्रीज के अंदर रख के उनको क्या किया जा सकता है? बचाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका जो ये चैप्टर था ये कंप्लीट हो जाता है। 1 नंबर जो चैप्टर था वह आपका क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हम दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे कल वाले वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे होने वाले आपके टेस्ट में यही चैप्टर आएगा।